छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए सभी सैनिक भाइयों को स्टडी विथ मनोहर चैनल और आप सभी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन। दोस्तों, जिस प्रकार से कल हमारे समक्ष ये घटना हुई है, इसने एक तरह से हमें अंदर से झंझोर दिया है और हमारे सामने ये क्वेश्चन किया है कि इस समस्या का अब समाधान कब और ये समस्या अब कितने दिन चलेगी। दोस्तों, आज आपके समक्ष मैं उन 10 सॉल्यूशन पर बात करूंगा जो परमानेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस वीडियो को आप स्किप किए बिना एक एक सॉल्यूशन को देखें और अगर आपके मन में भी कोई सॉल्यूशन सूझता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम थोड़ा सा नक्सलवाद को देख लेते हैं। नक्सलवाद की समस्या 1967 में नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल से प्रारंभ होती है। दोस्तों, उसे उस टाइम में सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में देखा गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें किस प्रकार से पूरे भारत को या भारत के विभिन्न राज्यों में एक तरह से 90 से ज़्यादा जिलों को इसने कवर किया। तिरुपति से पशुपति तक इसने एक तरह से रेड कॉरिडोर का निर्माण किया और हमारे वीर सैनिकों और एक तरह से पुलिस के जवानों और कांग्रेस के नेताओं सहित राष्ट्रीय नेताओं तक को इसने अपना निशाना बनाया। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने खूंखार और कितने एक तरह से घातक साबित हो सकते हैं। इसका परमानेंट सॉल्यूशन अब निकालना ही चाहिए। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि 10 परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। दोस्तों, पहला सॉल्यूशन ये होगा कि गो बैक एंड स्ट्रॉन्ग कम। गो बैक एंड स्ट्रॉन्ग कम, इसका मतलब ये है कि अभी ऐसा ना हो कि ये कार्रवाई हुई, अब तत्काल रूप से आपने एक नक्सली को पकड़ा, उसको एक तरह से मार दिया या उसको अपनी सजा दिलवा दी और आप कहे कि अब नक्सलवाद समाप्त हो गया है। इस तरह से नहीं कर सकते। आपको 1 साल का गैप लेना होगा, एक तरह से वापस जाना होगा, पूरी तैयारी करते हुए आपको पूरी हाईटेक अपनी जो प्रणाली है उसको विकसित करना होगा, वहाँ के अध्ययन करना होगा, क्योंकि वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ और ये जितना भी एरियाज है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पर पूरी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उनका आपको अध्ययन करना पड़ेगा। वहाँ कैसे रह सकते हैं, उसकी बटालियन कैसे तैयार की जा सकती है, ये पूरा करके 1 साल बाद आप वापस कार्रवाई कीजिए। तो ये हो गया पहला सॉल्यूशन, गो बैक एंड स्ट्रॉन्ग कम। दूसरी चीज़ है, अब समय आ गया है, दूसरा प्लान ये है कि आर्मी को डिप्लॉय की जाए। अब आप कह रहे होंगे कि जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सूची का सब्जेक्ट है, तो केंद्र सरकार सीधा कैसे आर्मी डिप्लॉय कर सकती है। दोस्तों, ये बात वो नहीं है। जब देश के समक्ष संप्रभुता और राष्ट्र की अखंडता के ऊपर बात आती है तो आर्मी को डिप्लॉय किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो कानून और संविधान संशोधन भी किया जा सकता है पार्लियामेंट के तहत। क्योंकि अब समय आ गया है कि अगर हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ेंगे या आंतरिक रूप से जिस तरह से देश को खोखला किया जा रहा है उससे लड़ेंगे, तो आर्मी का अलग से टेम्परामेंट होता है, उनकी कार्रवाई करने का अंदाज अलग होता है। अगर वो पुलिस के साथ में मिलकर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में, क्योंकि यहाँ पर जो अभी सीआरपीएफ जो तैनात है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज है और सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं आती है। तो उनके साथ में अगर आर्मी कोलिब्रेशन करे तो एक विशिष्ट सहयोग उत्पन्न करते हुए हम कार्रवाई कर सकते हैं और इन नक्सलियों के मंसूबों को हम नाकाम कर सकते हैं। तो ये दूसरी प्रणाली एक तरह से ये होगी। तीसरा रहेगा संस्थागत सुधार। हम क्या करते हैं, एक जो नक्सलवाद की समस्या आप समझ गए हों 54 साल से चल रही है। 54 साल होते हैं, इतनी लंबी समस्या, और आप सीधा 1 महीने में इसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आप संस्थागत सुधार कीजिए। एक सेंटर की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता है। उस सेंटर का मेरे हिसाब से नाम ये हो सकता है जैसे नक्सल प्रॉब्लम सोल्यूशन सेंटर, NPS सेंटर। ऐसे एक सेंटर की स्थापना कीजिए ताकि वहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट्स तैयार किए जाए, ऐसे पुलिसकर्मी तैयार की जाए। अगर कोई IPS या कोई भी SI है, अगर वो चाहता है कि मैं नक्सलियों के मुकाबला करना चाहता हूँ, वहाँ पर सीखना चाहता हूँ, UPSC स्टेशन कमांडर की भर्ती करवाती है वो छात्र है, तो एक तरह से वो सीखे वहाँ जंगल कौन से है, वहाँ नदियाँ कौन सी है, कैसे सड़कें बनाई जा सकती है, कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है, तभी तो हम समझेंगे। जब तक समस्या का आप सॉल्यूशन नहीं करोगे या समझोगे नहीं, तब तक आप सीधे सॉल्यूशन पर कैसे पहुँच सकते हो। तो इस प्रकार से NPS सेंटर की स्थापना करके एक ऐसे कार्यबल को तैयार किया जाए जो एक तरह से नक्सलियों को पूरी तरह से अध्ययन करता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन कार्यदल बन सकता है। तो ये हो गया तीसरा सॉल्यूशन। अगर हम चौथे सॉल्यूशन की बात करें तो वो है पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता, क्योंकि कानून व्यवस्था हो पुलिस के अंतर्गत आती है, और जो वहाँ पर जो सीधा किसी स्टेट में, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये जितने भी नक्सली गढ़ है वहाँ पर सीधा संपर्क किससे होता है, पुलिस का। और पुलिस का आपको पता ही है कैसा रिफॉर्म है। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह वाद में जितनी भी रिकमेंडेशन दी है आज एक भी लागू नहीं हुई है। तो किस प्रकार से हम पुलिस तंत्र को लेके बैठे हैं। तो पुलिस तंत्र में पहला सुधार आवश्यकता है।
तो आप इस चीज़ को आप समझें कि पुलिस तंत्र में सुधार होगा, तभी हम नक्सलियों पर ज़्यादा कार्रवाई कर सकेंगे। क्योंकि पुलिस का जो स्थान, तो पहली कार्रवाई वही करते हैं, उसके बाद में चाहे हमारे सीआरपीएफ के जवान आते हैं, सेकंड उनकी एक तरह से रिएक्शन करते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता है। पुलिस में क्या आवश्यकता है, नई भर्ती की जाए, स्थानीय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भर्ती किया जाए। जैसे अब छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवा है, उनको इसमें मौका दिया जाए, या जो उस एरियाज़ में रहते हैं उनको विशेष प्रोटेक्शन देते हुए उनमें शामिल किया जाए, ताकि उनको पता रहे कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे नक्सलीज अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ये हो गया था चौथा सॉल्यूशन। अगर हम पांचवें सॉल्यूशन की बात करें तो वो सॉल्यूशन है सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण। दोस्तों, इसे एक सामाजिक अन्याय के रूप विरुद्ध लड़ाई माना जाता है। कितनी बड़ी चीज़ है, इसको इस तरह से माना जाता है। तो क्यों न सरकार भी एक सामाजिक न्याय की अवधारणा को लागू करे। सरकार की जितनी स्कीम है उसमें एक भी भ्रष्टाचार नहीं हो, किसी पैसे की लीकेज नहीं हो। क्योंकि राजीव गांधी ने कहा था कि अगर हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं तो 85% पैसे या 85 पैसे तो सीधे बीच में खा जाते हैं लोग। तो ये पूरा तंत्र एक तरह से नहीं होना चाहिए। और जो आदिवासी इलाके आते हैं उनमें एक तरह से विश्वास की बहाली की जाए, और सरकार की जितनी स्कीम है उनका प्रॉफिट सीधा दिया जाए, और प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार को अब खत्म करने का समय आ गया है। क्योंकि उसमें विश्वास निर्माण करना होगा। क्योंकि ये लोग कौन हैं, ये लोग हमारे लोग हैं और हमारे विरुद्ध में लड़ रहे हैं। उनको विश्वास में जीतना ही होगा। उनमें सरकार को एक तरह से, प्रशासन को, वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन बोलते हैं जैसे स्थानीय निकाय वगैरह, उनमें बहुत ज़्यादा मजबूती करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक तरह से इस समस्या का समाधान कर सकें। तो ये बात हो गई सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की, जिसमें एजुकेशन और सड़क निर्माण पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। अब हम छठे सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो सॉल्यूशन है दार्शनिक आधार और वैचारिक आधार की मजबूती। दोस्तों, अगर नक्सली और माओवादी अगर मार्क्स, लेनिन और माओ के विचारों के आधार पर अपने विचारों का एक तरह से आविर्भाव कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, तो अब समय आ गया है क्यों न हम भी एक तरह से महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जी और विवेकानंद के विचारों का उनके सामने प्रत्युत्तर पैदा किया जाए, और युवाओं में ये विचार उत्पन्न किए जाए कि इस देश में शांति से रहा जा सकता है। अगर सरकार आपके साथ गलत करती भी है तो महात्मा गांधी का जो उनका सत्याग्रह और अहिंसा वाला सिद्धांत है वो भी आप लागू कर सकते हैं। उसकी तरह से मांग आप कर सकते हैं, न्यायालय में कानून के माध्यम से आप मांगे उठा सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारा छठा सॉल्यूशन हो गया है। उसके बाद में अगर हम सातवें सॉल्यूशन की बात करें तो विदेशी जो समर्थन है उसको मिटाना ही होगा। विदेशी समर्थन को मिटाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपने देखे होंगे, अगर ये जो नक्सली हमले होते हैं उसमें आप देखोगे रॉकेट है, उनके पास AK-47 है, बहुत बड़े बड़े एक तरह से बम्स वगैरह है, तो इनके पैसे कहाँ से आते हैं? तो आप समझ सकते हो पैसे आते आखिर कहाँ से है। तो इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा एक तरह से सरकार को फोकस करने की आवश्यकता है। विदेशी तंत्र जो इनको सपोर्ट करता है, उनकी जो लाइफलाइन विदेशी फंडिंग है उसको रोकना ही होगा। वहाँ पर जितने NGOs है उनकी जांच करनी चाहिए, उनकी एक तरह से ऑडिट की जाए कि वो NGO जो बोलते हैं कि हम सामाजिक निर्माण कर रहे हैं, आदिवासियों के क्षेत्रों में उनका पुनर्निर्माण कर रहे हैं, उनके जीवन को बदल रहे हैं, तो पता तो चले कि वो जीवन बदल रहे हैं या इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे कई उदाहरण सामने भी आए हैं, न्यायालय ने इस पर भी बात की है, सरकार ने इस पर बात की है, लेकिन इसको विशिष्ट रूप से लागू करने की आवश्यकता है कि विदेशी किसी प्रकार का समर्थन और विदेशी किसी प्रकार की फंडिंग उन तक पहुँच नहीं पाए। तो ये हो गया सातवां हमारा उपाय। और आठवें उपाय की अगर मैं रहेगा पुनर्वास और सरेंडर पॉलिसी। पुनर्वास और सरेंडर पॉलिसी ये भी बहुत सटीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर जो नक्सली है वो भटक कर अगर नक्सली बन गया है तो उसे एक तरह से अवसर दिया जाना चाहिए, एक समय दे दो, 1 साल का समय दे दो कि अगर 1 साल के अंदर आप पुनर्वास ले लो और सरेंडर कर लो तो आपको ये सुविधा मिल सकती है, वरना आपके विरुद्ध में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक पॉलिसी इतनी मेकिंग होनी चाहिए। वहाँ के जो स्थानीय जो एक तरह से जो मंदिर होते हैं, उनके पुजारी होते हैं, या इनको हम कहें तो सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनसे अपील की जाए कि जो लोग हैं वो सरेंडर कर दें, उन पर किसी प्रकार कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसी कार्रवाई करके भी आप बहुत बड़े लेवल पर उनका सरेंडर करा सकते हो और एक तरह से बिना खून बहे भी आप शांति बहाली कर सकते हो। अब हम अगर बात करें नवे उपाय की तो वो है गुप्तचर प्रणाली की एक तरह से सुधार। हमें समझ ही नहीं आता, इतना बड़ा नक्सली हमला हो जाता है, कोई RDX लेकर अंदर भारत में घूम रहा है और हमारी जितनी भी आसूचना एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं। तो अब समय आ गया है कि चाहे IB हो चाहे IB हो, RO हो, और जितने भी ये संस्थाएं हैं जैसे आसूचना तंत्र भी बोलते हैं, खुफिया एजेंसियां बोलते हैं, इनको एक कोलैबोरेशन करो, एक ही मंच पर लाओ, एक पोर्टल बनाओ जिसमें तीनों आपस में अधिकारी एक ही जगह पर जुड़े हो और सभी समक्ष में जैसे आंतरिक देख रहे हो वो भी इसमें जुड़े। क्योंकि अभी अपन ने देखा ही कि विदेशी संपर्क भी है, तो विदेशी RO देखने वाली है तो वो भी इसमें जुड़े। NIA विशेष रूप से आतंकवाद को और विदेशी फंडिंग को देखती है तो वो भी इसमें जुड़े। तीनों एक साथ में जुड़े और एक एक चीज़ को देखें तो आप बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हो। इसमें तंत्र की आवश्यकता बहुत बड़ी ज़्यादा है। अब हम लास्ट और आखिरी बात करें तो वो है राजनीतिक सुचिता और राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक एकरूपता की बात। दोस्तों, समझ नहीं आता है
कि नेता आखिर करना क्या चाहते हैं। हर पार्टी का अपना अलग व्यूज़ है। कुछ पार्टियां इसका सीधा खुलेआम समर्थन करती हैं और कुछ पार्टियां इनके विरुद्ध में बस बातें कर सकती हैं, बस वो घोषणा करेगी। जैसे ही अब घटना हो गई तो आप सबके बड़े बयान आ जाएंगे कि नक्सलियों की हम कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं और हमारे वीर जवानों को हम नमन करते हैं। बस ये घटना हो जाएगी और फिर आराम से सभी मस्त, और फिर नेक्स्ट घटना का हम इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकली फोरम का निर्माण किया जाए और उस पर एक पूरी वार्ता है उसको तैयार किया जाए, एक राजनीतिक और प्रशासनिक एक पूरी पहल एक तरह से निर्मित की जाए। तो दोस्तों ये थे 10 उपाय। ये उपाय अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप ज़रूर अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर शेयर कीजिए। एक एक दोस्त को एक तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि एक तरह सरकार तक ये बात पहुँचे कि ये सॉल्यूशन है और इसे लागू करो और नक्सलवाद की समस्याओं का समाधान करो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप एक तरह से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।